Hello everyone, this is Suraj and welcome back to our channel Education for Educators। तो साथियों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक मेथड के बारे में, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, ठीक है। और तो इसके बाद तो जो हमारा लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक शोध के प्रकारों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ 4 लाइन्स पेश करना चाहूंगा जो मैंने अभी थोड़ी वीडियो शुरू करने से पहले ही ऐसे ही फोन में मैं रील्स देख रहा था तो उसमें आ गई। मैं कोई कविता मैं करता नहीं हूँ, तो रील्स देख के ही मुझे मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो कहते हैं कि दुख से मत घबराना पंछी, सुनिएगा, गौर करिएगा, क्या मस्त लाइन है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। कहते हैं ना कि सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है, किसी के पास भी आप जाओ कोई सुखी नहीं आजकल। कोई पैसे से दुखी है, कोई घर वालों से दुखी है, कोई अपने काम से लेकर दुखी है ना, कोई अपने रिश्तेदारों से दुखी है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। तो इसीलिए कहा गया है कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, भाई जंगल में बहुत भीड़ होती है, हजारों प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, हजारों प्रकार के जानवर होते हैं, लेकिन उस जंगल में भी कुछ एक यूनिक चीज जरूर होती है। जानवरों में शेर एक यूनिक हो, अपने आप में सबका शिकार करता है ना। ऐसे ही जंगल में पेड़ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी झाड़ियां होती हैं, लेकिन कुछ यूनिक जड़ी बूटियां भी उसी में ही होती हैं, है ना। तो इसीलिए कहा, फिर से सुनिएगा कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग मतलब ये संसार, ये जग दुख का मेला है। और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, पर उड़ना तुझे अकेला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है साइंटिफिक मेथड के प्रकार के बारे में, यानी कि वैज्ञानिक शोध के प्रकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वैज्ञानिक शोध के प्रकार। वैज्ञानिक शोध के प्रकार। वैज्ञानिक शोध के प्रकार। तो आपके सिलेबस में, जो आपका नेट का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3 प्रकार पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला जो है वो है आपका गवेषणात्मक अनुसंधान, या अनुसंधान ना लिख के हम शोध लिखेंगे, छोटा पड़ता है। सबसे पहला है आपका गवेषणात्मक शोध, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी, यानी कि एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी। बाकी रिसर्च आप लिख लेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है व्याख्यात्मक शोध। पहला होता है हमारा गवेषणात्मक शोध, अभी समझेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या है। अभी सिर्फ पहला होता है हमारा गवेषणात्मक शोध, दूसरा होता है हमारा व्याख्यात्मक शोध। दूसरा होता है हमारा व्याख्यात्मक शोध। अब व्याख्या है तो एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेटरी मेथड, एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। बाकी रिसर्च आप लोग लिख लेंगे, समझदार है। एक्सप्लेनेटरी मेथड, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा वर्णन करना, यानी कि वर्णनात्मक मेथड, वर्णनात्मक शोध। शोध कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वर्णनात्मक विधि, इसी को हम एक बोल देते हैं विवरणात्मक मेथड। वर्णन करना, विवरण करना सेम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। बाकी आप समझदार है, रिसर्च सब वही। तो वैज्ञानिक शोध हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात क्या, गवेषणात्मक शोध, दूसरा होता है हमारा व्याख्यात्मक शोध, और तीसरा होता है हमारा वर्णनात्मक शोध, ठीक है। वर्णनात्मक शोध को हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, हम शोध के प्रकार पढ़ेंगे, तब वहां पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गवेषणात्मक शोध क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि गवेषणात्मक शोध क्या होता है। सॉरी। तो गवेषणात्मक शोध ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी नए तथ्य या नए सिद्धांतों की खोज नहीं की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि इसमें किसी भी नए तथ्य या नए सिद्धांतों की खोज नहीं की जाती है, बल्कि जो हम पहले समस्या कर चुके हैं, जो हम पहले समस्या जो समस्या को हम पहले ही स्थित कर चुके हैं, उसी समस्या को कुछ नए तरीके से, पूर्व में स्थित जो समस्या थी उस पूर्व में स्थित समस्या को हम किसी नए तरीके से, किसी नए मेथड से, किसी नए विधि से हम उस समस्या को एक नया स्वरूप देते हैं, एक नया प्रकाश में लेके आते हैं। ये होता है गवेषणात्मक शोध। क्या होता है इसमें, क्या होता है किसी भी समस्या, इसमें कोई भी नए तथ्य या नए सिद्धांतों की हम खोज नहीं करते हैं या कोई भी डेटा हम कलेक्ट नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी समस्या जो हम पूर्व में समस्या ले चुके होते हैं ना, उसी समस्या को हम किसी वर्तमान में हम नए तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, जो अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और क्या क्या होता है इसमें ये होता है कि जो समस्या होता है ना, उस समस्या को हम सही ढंग से समझने के लिए भी होता है। गवेषणात्मक शोध का यूज हम समस्या को एकदम प्रॉपर वे में, एकदम सटीक तरीके से समझने के लिए भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो समस्या पूर्व में हो चुकी होती है, उस समस्या को हम नए स्वरूप में पेश करते हैं। जब हम नए स्वरूप में पेश करेंगे तो पहले वाली समस्या से कुछ करेक्शन करके ही हम उसको नया स्वरूप देंगे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि समस्या को हम नए ढंग से समझने के लिए भी इस गवेषणात्मक शोध का यूज हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि गवेषणात्मक शोध का हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। जैसे कल मैंने बताया था ना कि आप साइंस का मेथड, आप कोई सैंपल ले रहे हो तो सैंपल का आप होल जनसंख्या में आप सामान्यीकरण कर सकते हो। लेकिन गवेषणात्मक शोध में क्या होता है कि आप कोई पुरानी समस्या आपने सॉल्व की है, उस समस्या के जो आंकड़े होंगे वो उस टाइम तक तो सही होंगे, लेकिन अब उस आंकड़ों का अगर वर्तमान में लेके आओगे तो हो सकता है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैलिड ना हो। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम गवेषणात्मक शोध का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा गवेषणात्मक शोध, एक्सप्लोरेटरी मेथड। इसमें क्या बताया, सबसे पहले यही कि इस समस्या में हम किसी भी नए तथ्यों या नए साक्ष्यों या नए सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करते हैं, या इसमें हम कोई खोज नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हम पूर्व में समस्या को सॉल्व कर चुके होते हैं या जो हमने पूर्व में समस्या ली होती है, उसी समस्या को ही हम एक नए तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, और इसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें जो है क्या करते हैं, इसका यूज समस्या को हम किसी समस्या को अच्छे ढंग से यानी कि सही तरीके से समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा गवेषणात्मक शोध। ठीक, अच्छा, इसमें एक फेमस पॉइंट ये आता है कि इस समस्या में हम असंभाव्य प्रतिचयन यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, सबसे पहला आपको याद रखना, सबसे पहला पॉइंट क्या, इसमें किसी नए तथ्यों सिद्धांतों की कोई खोज नहीं करते हैं। किसी छोड़ो, सिर्फ इतना लिख देते हैं, नए तथ्यों की खोज नहीं करते हैं। नए तथ्यों की खोज नहीं करते हैं। ठीक है, नए तथ्यों की खोज नहीं, बाकी करते हैं, आपको समझदार है। सेकेंड पॉइंट हमने ये बताया था कि इसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। सामान्यीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, हालांकि इसमें पॉइंट्स नहीं है, मैं इसे लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने इसमें बताए थे कि गवेषणात्मक शोध क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि नए तथ्यों या नए सिद्धांतों की खोज हम नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको पॉइंट बता दिया, जब आप किताब पढ़ोगे तो हो सकता है इसी पॉइंट को 4-5 लाइन में डिस्क्राइब किया हो। ठीक है, तो पॉइंट से समझना आसान हो जाता है। अच्छा, और क्या करते हैं कि
पूर्व समस्या को हम नए ढंग से पेश करते हैं। पूर्व समस्या को नए ढंग से पेश करते हैं। ठीक है, नए ढंग से या नए तरीके से, नए ढंग से पेश करते हैं। सॉरी, नए ढंग से पेश करते हैं। ठीक है, और क्या बताया था? समस्या को सही ढंग से समझने के लिए होते हैं, यानी कि इसका जो आपका गवेषणात्मक शोध है, इसका यूज कब होता है? समस्या को सही ढंग से समझने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि असंभाव्य प्रतिचयन का यूज करते हैं। असंभाव्य प्रतिचयन ये टर्म आप लोगों के लिए नया होगा। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ना सैंपलिंग क्या होती है तब पढ़ेंगे इसमें हम असंभाव्य और संभाव्य सैंपलिंग क्या होती है। यहाँ ये समझिए कि असंभाव्य सैंपलिंग वो होती है, सबसे पहले बात करते हैं सैंपलिंग क्या होती है। सैंपलिंग क्या होती है? किसी बड़ी जनसंख्या से हम कुछ छोटे से नमूने यानी कुछ सैंपल चुन लेते हैं, तो जो चुनने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सैंपलिंग। वो क्या होती है? सैंपलिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिचयन। ठीक है, और सैंपलिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक होती है आपकी संभाव्य, दूसरी होती है आपकी असंभाव्य। तो इसमें गवेषणात्मक में क्या करते हैं? हम असंभाव्य प्रतिचयन का यूज करते हैं। असंभाव्य में क्या होता है कि इसमें हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी आंकड़ों को यूज कर लेते हैं। ये होता है इसका मतलब असंभाव। मोटा मोटा सिंपल सही है। इसमें क्या होता है कि इसमें अपनी सुविधा अनुसार अपनी मनमर्जी के हम कोई भी आंकड़े चुन लेते हैं। ये होता है असंभाव्य प्रतिचयन। तो ये होता है आपका गवेषणात्मक शोध। क्या क्या होता है इसमें? नए तथ्यों की खोज नहीं की जाती है, नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और क्या इसमें सामान्यीकरण हम नहीं कर सकते। फिर क्या है कि ये जो खोज होती है नए समस्या को, पूर्व समस्या को नए ढंग से प्रकाश में लेके आती है। ठीक है, उसके बाद इसमें यूज क्या करते हैं? असंभाव्य प्रतिचयन का इसमें हम प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका हम यूज करते हैं। ये था आपका गवेषणात्मक शोध। ठीक, अब दूसरा था हमारा व्याख्यात्मक शोध। दूसरा मेरे पास क्या था? सॉरी, मेरे पास नहीं, दूसरा टाइप था इसका व्याख्यात्मक शोध। दूसरा था व्याख्यात्मक शोध। ठीक है, व्याख्यात्मक, इसको भी पॉइंट में ही समझते हैं। ठीक है, थ्योरी तो आप किताब से पढ़ ही लेते हो, मैं पॉइंट समझा देता हूं। अब चूंकि ये व्याख्यात्मक है तो नाम से ही संबंधित है क्या? व्याख्या। इसमें एक फेमस पॉइंट ये आता है कि व्याख्यात्मक शोध ऐसा शोध होता है जहां पर हमें जो चर होते हैं हमारे पास, जो वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे आपकी जो सेकंड पार्ट है इसी का, उसमें है वेरिएबल्स के बारे में, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ समझते हैं कि ये जो व्याख्यात्मक शोध इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें चरों के बीच में कार्य और कारण का संबंध स्थापित करना होता है। लिख देते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है? चरों के बीच कार्य कारण का संबंध स्थापित करना। कार्य कारण का संबंध, कार्य कारण का संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। अब ये क्या पॉइंट्स है? कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। ठीक, कौन? व्याख्यात्मक शोध। ये कार्य और कारण क्या है? कार्य कारण क्या? कार्य क्या होता है? जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, वो क्या होगा? कार्य। अब उस काम, आप कोई भी काम कर रहे हो, अब उस काम को करने के पीछे का क्या आपका रीजन है, क्या आपका कारण है? व्याख्यात्मक शोध क्या करता है? आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने के पीछे का क्या कारण है, उस कारण का जो आप काम कर रहे हो उसके पीछे का जो कारण है उसका आपस में संबंध है कि नहीं है, या आप ऐसे ही काम कर रहे हो, कोई कारण आपके पीछे है ही नहीं, कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा, आप ऐसे ही काम किए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है।
व्याख्यात्मक शोध क्या करता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का क्या कारण है, उन दोनों के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं। अब स्टडी आप क्यों कर रहे हैं, स्टडी आप क्यों कर रहे हैं, स्टडी क्या हो गया, आपका कार्य करना। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, क्या पढ़ाई का काम कर रहे हैं, स्टडी आप कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, कार्य। अब आप ये कार्य कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। भाई सब लोग पढ़ ही रहे हैं, आपके पीछे इसके पीछे का क्या कारण। अब चाहे स्टडी में अलग अलग फील्ड है भाई, कोई टीचर है, कोई कोई डॉक्टर है, तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, इसके आप क्यों, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक जॉब पानी है, या आपको पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में जाना है। ऐसा समझ सकते हैं कि फील्ड में जाना है, ये आपका क्या है, कारण है। इसको पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होगा आपका, स्टडी। तो ये है कार्य कारण, यानी कि कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है, व्याख्यात्मक शोध। ठीक है, तो व्याख्यात्मक शोध क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य ही यही होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब आप कोई जनसंख्या को चूज करते हैं तो जो तथ्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसके गुण बताता है कि कैसे वेरिएबल हमने लिए हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। तो ये होते हैं चर। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि चरों के बीच समानता है या अंतर है, इसको भी बताता है। ये कैसे बताओगे आप, व्याख्या के माध्यम से। भाई कोई चीज अच्छी है बुरी है, ये कैसे बताओगे आप, व्याख्या ही तो करोगे उस चीज की। अच्छी लग गई तो आप अच्छी व्याख्या करोगे, खराब लग गई तो आप खराब व्याख्या करोगे। ठीक है, तो इसका दूसरा पहला काम क्या है, कार्य कारण की संबंध स्थापित करना, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया है कि चरों की जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में समानता, और उनके बीच में आपस में क्या समानता है और क्या उनके बीच का डिफरेंस है, क्या उनके बीच का अंतर है, इसको बताने का काम करता है हमारा व्याख्यात्मक शोध। तो दूसरा पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, चरों के बीच समानता, चरों के बीच समानता, समानता व अंतर बताना। ठीक है, अंतर बताना या संबंध स्थापित करना, ये भी किसका काम होता है, व्याख्यात्मक शोध का। ठीक है, तो ये था हमारा व्याख्या, ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि व्याख्यात्मक शोध क्या होता है, कार्य कारण के बीच में संबंध स्थापित करना, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या दोनों आपस में संबंधित है या संबंधित नहीं है। और दूसरा काम क्या होता है कि जो आपके चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच क्या समानता है, क्या उनके बीच डिफरेंस है, तो इसको भी कौन बताता है, व्याख्यात्मक शोध। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, तीसरा पॉइंट था हमारा वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध, तीसरा था हमारा वर्णनात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध। ठीक है, अच्छा, जब शोध के प्रकार पढ़ोगे, जब आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ोगे, अभी आगे आने वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो उसमें आप पढ़ोगे वर्णनात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध। ठीक है, और भी कई सारे शोध हैं, उनको पढ़ोगे तब इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी किसमें पढ़ना है इसको, अभी हम पढ़ना है इसको वैज्ञानिक शोध के प्रकार में। तो ओवरव्यू देखते हैं कि क्या होता है। तो वर्णनात्मक शोध ऐसा शोध होता है जिसमें वर्तमान तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप शोध पढ़ोगे, दो टाइप के शोध आते हैं आपके, एक वर्णनात्मक, एक आपके ऐतिहासिक। ऐतिहासिक पढ़ोगे उसमें कहा जाएगा कि ऐसा शोध जिसमें इतिहास से संबंधित चीजों का वर्णन करते हो, वो होता है ऐतिहासिक शोध। उसी का विपरीत होता है आपका वर्णनात्मक शोध। इसमें क्या होता है, इसमें वर्तमान तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आप वर्तमान में आप समस्या सॉल्व कर रहे हो, तो वर्तमान में आप तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है, उन रिकॉर्ड किए गए तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है, यानी कि एनालिसिस किया जाता है, और उन्हीं तथ्यों के विभाग में आपकी व्याख्या कर दी जाती है। तो ये होता है हमारा वर्णनात्मक शोध।
वर्णन करना। वर्णन करना मतलब क्या होता है कि वर्तमान में जो तथ्य हमने रिकॉर्ड किए हैं उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करना है हमको और उन्हीं तथ्यों का हमको व्याख्या कर देनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही एक इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट क्या है कि वर्तमान में तथ्यों को विश्लेषण करना। वर्तमान में यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्णनात्मक शोध क्या होता है? वर्तमान के तथ्यों को रिकॉर्ड करता है। वर्तमान में तथ्यों को रिकॉर्ड करता है, तथ्यों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, वर्तमान में तथ्यों को रिकॉर्ड करता है, वर्तमान में तथ्यों को रिकॉर्ड करता है तथा उन्हीं का फिर क्या करता है? विश्लेषण करता है। और क्या करता है? उसकी विश्लेषण करने के बाद उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, उसकी व्याख्या भी करता है। अच्छा, जब हमने पढ़ा था एक्सप्लोरेटरी मेथड, गवेषणात्मक शोध, वहां मैंने बताया था कि ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कार्य करता है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्णनात्मक शोध है ये आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी कि संभाव्य प्रतिचयन। संभाव्य प्रतिचयन, प्रतिचयन, संभाव्य प्रतिचयन, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? इसमें जनसंख्या, कोई भी जनसंख्या, जनसंख्या जो होती है, पॉपुलेशन जो होती है, उसमें से प्रत्येक सदस्य को चुनने की संभावना होती है। संभावना में क्या होता है? जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुनने की संभावना होती है। असंभाव्य में क्या होता है कि हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी चुन सकते हैं, वो होती असंभाव्य। और संभाव्य में क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन हमारे पास है उसमें से हम प्रत्येक को चुनने की संभावना होती है, समान संभावना होती है। ठीक, तो ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। तो ये होता है हमारा वर्णनात्मक शोध। सबसे पहले पॉइंट क्या कि वर्णनात्मक जो होता है ये वर्तमान में जो तथ्य हमने रिकॉर्ड किए हैं, वर्तमान में तथ्यों को रिकॉर्ड करता है, उन्हीं तथ्यों का फिर आपका विश्लेषण करता है और फिर उसके बाद व्याख्या करता है, यानी कि वर्णन करता है। ठीक है, और ये आपका संभाव्य प्रतिचयन का यूज करता है, यानी कि इसमें जो वर्णन कर रहा है ये प्रत्येक जनसंख्या से सभी लोगों को चुने जाने की संभावना समान होती है। तो ये था हमारा वैज्ञानिक शोध के प्रकार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सॉरी, ये तीसरा पॉइंट था, दूसरा हम पढ़ चुके थे, ये थर्ड पॉइंट था। ठीक है, सबसे पहला क्या था? गवेषणात्मक शोध। गवेषणात्मक शोध क्या होता है? इसमें किसी भी तथ्यों या किसी भी सिद्धांतों की खोज नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है कि पूर्व में जो समस्या होती है उसको हम एक नए तरीके से प्रकाश में लाते हैं, नए तरीके से हम पेश करते हैं। ठीक है, और इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद व्याख्यात्मक शोध आया। हम व्याख्यात्मक में क्या करते हैं कि हम जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच हम कार्य और कार्य के पीछे करने का जो कारण है उसका आपस में संबंध स्थापित करने का काम करता है। कौन? व्याख्यात्मक शोध। ठीक है, और क्या होता है? व्याख्यात्मक उद्देश्य क्या होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच जो उनकी क्या समानता है और क्या उनके बीच में डिफरेंस है उसको भी ये व्याख्या के माध्यम से बदलाता है। फिर तीसरा तो आपको सामने ही क्या है? वर्णनात्मक शोध। इसमें क्या होता है? वर्तमान में तथ्यों को रिकॉर्ड करता है, उनका विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या यानी कि वर्णन करता है अपने शब्दों में। और फिर आपका आता है कि इसमें संभाव्य प्रतिचयन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा वैज्ञानिक शोध के प्रकार। इसी के बाद एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और भी आगे देख लेते हैं, वो है आपका कि वैज्ञानिक शोध के लक्ष्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि वैज्ञानिक शोध के लक्ष्य क्या क्या होते हैं। वैज्ञानिक शोध के लक्ष्य, वैज्ञानिक शोध के लक्ष्य, लक्ष्य मतलब क्या होता है? टारगेट्स, किस किस क्या क्या इसके टारगेट्स होते हैं। तो अब सबसे पहला टारगेट तो कॉमन होता है। कोई भी शोध हो, वैज्ञानिक शोध हो, मात्रात्मक शोध हो, गुणात्मक शोध हो, कोई भी शोध हो, सबका एक पहला टारगेट यही होता है क्या कि जो भी मेरे सामने समस्या है हमें उसका किसी भी हाल में एनी हाउ समाधान करना है। तो सबसे पहला टारगेट होता है समस्या समाधान। आपके सिलेबस में तीन ही दिए गए, तीन में बताऊंगा। पहले क्या दिया गया? समस्या का समाधान करना, समस्या समाधान।
समस्या समाधान। ठीक, समस्या समाधान। अब समस्या समाधान में क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारे सामने समस्या होती है। समस्या को समस्या को सॉल्व करने के लिए हम एक परिकल्पना बनाते हैं, फिर उसी परिकल्पना के अनुसार हम परिकल्पना किस हद तक सही होगी, किस हद तक गलत होगी, उसे हम एक आशा तक पहुंचते हैं, एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं हमारे। उसके बाद हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद हम डेटा का विश्लेषण करते हैं, भैया डेटा सही लिया है कि नहीं लिया है। उसके बाद हम परिकल्पना की जांच करते हैं। हमारी समस्या समाधान हो जाता है, हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है, समस्या का समाधान करना। उसके बाद दूसरा लक्ष्य क्या होता है, मैं वैज्ञानिक शोध की बात कर रहा हूं। विज्ञान का दूसरा टारगेट ये होता है कि जो भी हमने समस्या को सॉल्व किया है, क्या उस समस्या के अकॉर्डिंग हम कोई नियम बना सकते हैं, या हम कोई सिद्धांत बना सकते हैं जो ऐसा सिद्धांत जो संपूर्ण जनसंख्या पर लागू हो। तो वैज्ञानिक शोध का एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी है कि सिद्धांतों का निर्माण भी करती है। सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों का निर्माण। सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत वही नियम जो आप साइंस में नियम पढ़ते हो, जो मैथमेटिक्स में नियम पढ़ते हो, जो केमिस्ट्री में नियम पढ़ते हो, वही सारे नियम। जैसे आपने अपने एजुकेशन में पढ़ा होगा बीएड में कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम थे, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत थे। अब थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के सिद्धांत तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, और एक याद नहीं आ रहा अभी, तत्परता का है, तत्परता का है, अभ्यास का है, और एक कौन सा था, चलो याद नहीं आ रहा, बात की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जब थॉर्नडाइक महोदय ने अपने तीन नियम दिए थे, शायद प्रयास का नियम है या प्रभाव का नियम, ऐसा कोई है, ठीक है। तो इन्होंने जब 3 नियम दिए थे, तो नियम किस प्रकार दिए, उन्होंने समस्या को सॉल्व किया। उन्होंने बालक को, कुत्ते बिल्ली जो भी उन्होंने यूज किया था, उन्होंने क्या किया कि अभ्यास के माध्यम से उन्होंने एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी मेरे सामने कोई भी बालक हो, उसको अगर हमें कोई भी चीज सिखानी है, हमें किसी बालक को कोई भी चीज सिखानी है, तो हम क्या करेंगे, लगातार उस चीज का उसको अभ्यास कराएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो लगातार अभ्यास करने से एक समय ऐसा आएगा कि वो उस कार्य को करने में सीख जाएगा, करना सीख जाएगा। तो जब वो एक बालक उस कार्य को उस अभ्यास से करना सीख जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक अभ्यास जो है उसके एक सिद्धांत बता देंगे, हम उसमें एक नियम बना देंगे कि हाँ, अगर अभ्यास से एक बालक सीख सकता है, तो अभ्यास से कई बालक, बहुत सारे बालक सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार के नियम बनते हैं। नियम बनने से पहले भी बहुत ऐसा नहीं कि मुंह कुछ भी नहीं बनाता है, नियम बनाने से पहले बहुत सारी रिसर्च होती है कि एक बालक पर यूज कर रहा है, चाहे दूसरे पर यूज कर रहा है। अगर 2-4 बालकों पर वही चीज इस इफेक्ट डाल रहा है, तो कह सकते हैं कि हाँ, ये सभी बालकों पर भी लागू होगा। तो ये होता है हमारा सिद्धांत। अभ्यास से एक लाइन और याद आ गई, एक दोहा याद आ गया, शायद कह सकते हैं कि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। इसके आगे नहीं जाएंगे, इतना ही मेरे काम का है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, यानी कि अभ्यास कर करके एक मंद बुद्धि, एक जड़ बुद्धि वाला, एक कम बुद्धि वाला बालक भी जानकार बन सकता है। तो कहते हैं ना कि साइंस का दूसरा सिद्धांत क्या हो गया, दूसरा लक्ष्य क्या हो गया, सिद्धांत का निर्माण करना। भाई आप कोई समस्या, अगर साइंस ने किसी समस्या को सॉल्व कर लिया है, तो वो उस समस्या को जो सॉल्व करने का तरीका था, उसको एक नियम बना देता है कि भैया इस नियम से हम कोई भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था तो सिद्धांतों का निर्माण। अच्छा, तीसरा और क्या होता है साइंस का नियम, साइंस का लक्ष्य क्या होता है, तीसरा, साइंस के माध्यम से हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर साइंस है कि पंडित हैं, भाई भविष्यवाणी तो पंडित लोग भी करते हैं। साइंस जो भविष्यवाणी करता है, वो उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे की रिसर्च होती है, उसके पीछे का बहुत कठिन प्रयास होता है। जैसे आप सुनते हो कि कल परसों वर्षा होने वाली है, या परसों या आज से 2 दिन के बाद तूफान आने वाला है, तो ये ऐसे नहीं हवा में बातें हो रही हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे ना, उसके पीछे रिसर्च है,
उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, उसके बाद आप भविष्य कर पा रहे हो। साइंस के माध्यम से आप ये बता पा रहे हो कि हाँ 2 दिन के बाद वर्षा होने की संभावना है। अच्छा, होनी है और होने की संभावना में फर्क है। साइंस कभी भी ये नहीं बताता कि होगी ही, ये बताता है कि भैया होने की संभावना है, आप सतर्क रहें, भूकंप आने की संभावना है। चेतावनी आपको दे दी जाती है कि भूकंप आने की संभावना है या वर्षा होने की संभावना है या इस दिन वर्षा होगी। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, साइंस है। तो इसका तीसरा लक्ष्य ये भी होता है कि भविष्य कथन, यानी कि हम इससे भविष्य कथन का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत इसी उसी मतलब भविष्य ऐसा नहीं, कुछ भी जो आपने समस्या सॉल्व की उसी समस्या के अकॉर्डिंग ही हम भविष्य के बारे में हम थोड़ा बहुत कथन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वैज्ञानिक शोध के प्रकार और वैज्ञानिक शोध के लक्ष्य। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच पाए, मेरे लेक्चर्स पहुंच पाए और आप सबकी हेल्प हो पाए। तो नेट के लिए चूंकि मेरा टारगेट है कि जून 2024 का नेट आपको मैं निकलवाऊं और मुझे मेरा भी निकले, तो मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, जून तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। ऐसे ही लेक्चर देते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करवाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।